एक्सटेंशन के उन्वान से मेरा गुज़श्ता कॉलम अंग्रेजी मुहावरे के मुताबिक महज नोक तोदाए बर्फ यानी टिप ऑफ द आइसबर्ग था। या यूं कह लीजिए कि ये इस शीशनाग की हल्की सी सिसकारी थी जो अक्सर और बेशतर पूरी कुव्वत से फनकारता और जहर का छिड़काव करता रहता है। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए यह कोई मसला नहीं होता। इनकी जुम्बिश लब और इशारा अब्रू जमहूरी हुक्मरानों के आईनी और सवाबदीदी इख्तियारात से बहुत कभी होते हैं। मार्शल लॉ से गुरेज करने या इसे नाफिज करने की इस्तात ना रखने वाले सिपह सालार एक्सटेंशन को पुरखों की मुकद्दस मीरास समझकर दिलो जान से अजीज रखते हैं। एक्सटेंशन का बीज सभी की कश्ते आरजू में मौजूद होता है। दरबार के बारियाब लोग इस खेत को पानी लगाते और तारीफ व तौसीफ की शेरीनियों में गुंधी खाद डालते रहते हैं। कोंपल सर उठाती और तेजी से परवान चढ़ती है। गिरदो पेश झूमर डालती हुई हवाएं लोरियां दे देकर इसे तवाना पौधा बना देती हैं। कारगाहे तस्वीर और तशहीर इस पौधे को फूलों और फलों से लाद देती है। फिर वो लम्हा आता है जब कौम को यह पावर करवा दिया जाता है कि इसकी तकदीर इस दरख्त के समराते शीरीं से जुड़ी है। इसी आन सिर्फ 3 बरस के लिए पेशा वराना जिम्मेदारियां संभालने और सियासत की आलाइशों से दूर रहने का हलफ उठाने वाले सिपाही के दिल में भी मसीहाई का एहसास अंगड़ाई लेता है। वो अपने आप को नागुज़ीर ख्याल करने लगता है। एक्सटेंशन का सपोलिया देखते देखते अजदहा बन जाता है और फन फैलाकर फनकारने लगता है। जनरल राहील शरीफ के अहद को मैंने बड़े करीब से देखा है। मेरी निहायत सोची समझी और कामिल दयानतदाराना राय यह है कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने हमेशा फौज से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहे। वो फौज की दिफाई सलाहियतों के बारे में भी कोई समझौता नहीं करते थे। फौज की जरूरियात के लिए सिविल मिदाद की बखुशी काट छांट कर लेते थे। इनकी वाहिद कमजोरी यह थी कि वो एक खास हद से ज्यादा फिदवियाना लचक नहीं रखते थे। अवाम का मुंतखब वजीर आजम होने के नाते रेड लाइन से आगे तक की पसपाई उन्हें कबूल नहीं थी। यहीं से नवाज शरीफ के नाकाबिले बर्दाश्त होने का तसव्वुर कशीद किया जाता और इसकी बुनियाद पर पॉलिसियां वज़ा की जाती रही। 2013 ही से बल्कि 2 साल कबल ही इमरान खान को मसनद इक़्तिदार पर बिठाने की हिकमत अमली बरूए कार आ चुकी थी। एक्सटेंशन को एक इजाफी या इनफरादी मामला ख्याल किया जा सकता है। राहील शरीफ के दिल में आगाज सफर से ही नवाज शरीफ के लिए कोई नरम गोशा ना था। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक तवाना हल्के की राय थी कि मुशर्रफ पर मुकदमे को समेट कर इसे बाहर जाने दिया जाए। फौज अपने साबिक चीफ के बारे में शदीद हसासियत रखती है। राहील शरीफ की तुर्श रूई का सबब भी यही है। मुशर्रफ से गुलू खुलासी के बाद यह सबसे बड़ा इज़्दराबिया यानी इरिटेंट दूर हो जाएगा। मार्च 2016 में मुशर्रफ बसत जाहो जलाल पाकिस्तान से रुखसत हो गया, लेकिन न इस्लामाबाद का मौसम बदला न बहर की मौजों का तलातुम कम हुआ। वाज़े ऐलान के बावजूद कि चीफ नवंबर में घर चले जाएंगे, एक्सटेंशन का शीशनाग फनकारता रहा। नवाज शरीफ के सामने सबसे आसान रास्ता यह था कि वो 2010 के यूसुफ रजा गिलानी और 2019 के इमरान खान की तरह शीशनाग के सामने सरबसजूद हो जाते। शदीद अंदरूनी और बैरूनी दबाव के बावजूद नवाज शरीफ ने यह रास्ता ना चुना। इनकी उफ्ताद तबा खुद को इस नवा की खुद सुपुर्दगी पर आमादा ना कर सकी। पैनामा का बहाना राहील शरीफ के हाथ का ताजियाना बन गया। खबर मीडिया की जीनत बनते ही वो वजीर आजम से मिलने आए। नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए 3 बार लंदन के डॉक्टर से तारीख तय करके मुलतवी कर चुके थे। अब अप्रैल के दूसरे हफ्ते में डॉक्टर से इनके मुआयने का वक्त तय था और वो गुरेजा थे। जनरल राहील ने उन्हें मशवरा दिया कि वो पैनामा को छोड़ें, अपने इलाज पर तवज्जो दें और जरूर लंदन जाएं। इस मुलाकात के बारे में मुसद्दिका जराए का हवाला देकर खबर आई कि आर्मी चीफ ने वजीर आजम नवाज शरीफ से कहा है कि वो पैनामा के मसले को जल्द हल करें, इससे अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। वजीर आजम हाउस ने इस खबर की तरतीब की। ISPR चुप रहा। नवाज शरीफ 13 अप्रैल को लंदन रवाना हो गए। सिर्फ 6 दिन बाद 19 अप्रैल को जनरल राहील शरीफ एक फौजी तकरीब में शिरकत के लिए सिंगल्स रेजिमेंट को हाट गए, जहां उन्होंने लिखी हुई तकरीर पढ़ी। इनकी तकरीर का यह हिस्सा अगले दिन बतौर खास अखबारी शह सुर्खियों की जीनत बना। उन्होंने कहा, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग इस वक्त तक मुस्तकिल अमन और इस्तेहकाम का मकसद हासिल नहीं कर सकती जब तक करप्शन के नासूर को जड़ से उखाड़ न फेंका जाए। पाकिस्तान के इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली के खातिर गैर जानिबदाराना एहतसाब लाजिम है। मुसल्लह अफवाज इस मकसद के लिए हर बामानी कोशिश की हिमायत करेंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बरसों से जारी थी, लेकिन पैनामा के ज़ुहूर के साथ ही जनरल राहील शरीफ ने पहली बार इसका नाता करप्शन से जोड़ दिया। शीशनाग की एक और फनकार अगले ही दिन इस खबर के साथ सामने आई कि जनरल राहील शरीफ ने करप्शन के इल्जाम में 5 सीनियर फौजी अफसरान को बरतरफ कर दिया है। इन्हीं दिनों वो कोर कमांडर्स के एक इजलास में भी करप्शन पर खूब गर्जे बरसे थे। वजीर आजम को गिलगित जाने की जल्दी थी, लेकिन वो दरवाजे की तरफ 2-3 कदम उठाने के बाद रुक गए। बदस्तूर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगे, सिद्दीकी साहब आप ही सोचें, कैसे दी जा सकती है एक्सटेंशन? ये कोई तरीका है? बहुत से आला अफसरान लाइन में लगे होते हैं। हर एक के दिल में प्रमोशन की ख्वाहिश होती है। हर आर्मी चीफ 6-6 साल बैठा रहे तो ये फौज से भी ज्यादा है। मार्शल लॉ वाले आते हैं और वो 10-10 साल तक दूसरों का रास्ता रोक कर बैठ जाते हैं। खुद ही अपने आप को एक्सटेंशन देते रहते हैं। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत को दबाव में लाकर पिछले चीफ ने एक्सटेंशन ली, अब ये तुल गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चलेगा इस मुल्क का निजाम। मैं कोई नौकरी नहीं कर रहा कि इसे बचाने के लिए जो कुछ ये कहें मानता चला जाऊं।
मैं इस तरह के दबाव में एक दिन की एक्सटेंशन भी नहीं दूंगा। लगा ले मार्शल लॉ अगर लगाते हैं तो। रिमोट उठाकर टीवी बंद करते हुए मियां साहब बोले, कहां है वो जो कहते थे कि मुशर्रफ चला गया तो सब ठीक हो जाएगा? अब इन्हें मुलाकात का टाइम भी नहीं मिलता होगा। मुझे लगा कि शायद एक्सटेंशन के शीशनाग की कोई ताज़ा फनकार किसी नामावर के जरिए मियां साहब तक पहुंची है। मैंने पूछा, अब एक्सटेंशन का यह पैगाम कौन लेकर आया है आपके पास? वजीर आजम ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, द टॉप मैन हिमसेल्फ, बड़े मनसब पे बैठा शख्स बजाते खुद।